गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज हम विज्ञापन की दुनिया के उस हिस्से की बात करेंगे जो अक्सर पर्दे के पीछे रहता है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन जिसके बिना मतलब कोई भी कैंपेन शायद फेल हो सकता है। हम बात कर रहे हैं मीडिया प्लानिंग की। ये वो दिमाग है जो तय करता है कि कौन सा एड कब, कहां और कितनी बार दिखाया जाएगा ताकि वो हम पर सबसे ज्यादा असर डाले। बिल्कुल। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक अच्छा एड बनाने का मतलब है बस एक मजेदार कहानी, अच्छे एक्टर्स, बढ़िया म्यूजिक। हाँ, क्रिएटिव साइड। हाँ, लेकिन वो सब बेकार है अगर एड सही लोगों तक पहुंचे ही नहीं। मीडिया प्लानिंग एक तरह से वो पुल है जो एक क्रिएटिव आइडिया को बिजनेस रिजल्ट्स से जोड़ता है। अच्छा। ये सिर्फ टीवी पर स्लॉट खरीदने या अखबार में जगह बुक करने से कहीं ज्यादा गहरी और रणनीतिक बात है। तो चलिए इस विषयलिक परतों को खोलते हैं और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका होगा एक उदाहरण के साथ चलना। हाँ, बिल्कुल। मान लेते हैं कि हम दोनों ने मिलकर एक नया मोबाइल गेमिंग ऐप बनाया है। नाम है गैलेक्सी रेडर्स। ठीक है। हमारा टारगेट है 15 से 22 साल के लड़के लड़कियां जो एक्शन गेम्स पसंद करते हैं। अब हमारे पास एक शानदार ऐप है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता कैसे चलेगा? एक मीडिया प्लानर के तौर पर हमारा पहला कदम क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, हमारा पहला और सबसे जरूरी काम होगा अपने टारगेट ऑडियंस को, मतलब लक्षित दर्शकों को ठीक से समझना। अब हमने कहा 15 से 22 साल के गेमर्स, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ी और बिखरी हुई ऑडियंस है ना? हाँ, ये तो बहुत जनरल हो गया। बिल्कुल। क्या ये छोटे शहरों में रहते हैं या मेट्रो सिटीज में? क्या वो कॉलेज जाते हैं या स्कूल में है? वो अपना खाली समय कहाँ बिताते हैं? क्या वो यूट्यूब पर गेमिंग चैनल्स देखते हैं, ट्विच पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करते हैं, या फिर बस इंस्टाग्राम पर मीम स्क्रॉल करते हैं? अच्छा, मीडिया प्लानिंग की शुरुआत यहीं से होती है, इन सवालों के जवाब ढूंढने से। हमारा मकसद ये पक्का करना है कि गैलेक्सी रेडर्स का एड किसी ऐसे इंसान को ना दिखे जिसे गेम्स में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। मतलब हम हवा में तीर नहीं चला सकते, हमें लेजर फोकस्ड होना पड़ेगा। एकदम ठीक है। मान लीजिए हमने अपनी रिसर्च कर ली और पाया कि हमारी टारगेट ऑडियंस यूट्यूब और ट्विच पर सबसे ज्यादा एक्टिव है। तो अब अगला सवाल यह है कि क्या उन तक सिर्फ एक बार पहुंचना काफी है या उन्हें बार बार ऐड दिखाना पड़ेगा? नहीं, एक बार पहुंचना बिल्कुल काफी नहीं है। यहीं पर दो बहुत जरूरी बातें सामने आती हैं, रीच और फ्रीक्वेंसी। रीच और फ्रीक्वेंसी। हाँ। रीच का मतलब है कि हम अपने टारगेट ग्रुप के कितने प्रतिशत लोगों तक पहुंच पाए। क्या हम 10 लाख गेमर्स तक पहुंचे या 50 लाख? और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि औसतन एक गेमर को हमारा ऐड कितनी बार दिखा। कोई भी इंसान एक बार ऐड देखकर ऐप डाउनलोड नहीं करता, उसे कई बार याद दिलाना पड़ता है। लेकिन यहीं पर एक दिक्कत है। एक यूजर के तौर पर मैं सोचता हूँ जब कोई ऐड मुझे बार बार दिखता है तो मैं उससे चिढ़ने लगता हूँ। हाँ, ये होता है। मैंने तो कई बार किसी विज्ञापन को बार बार देखकर उस प्रोडक्ट को कभी न खरीदने का फैसला कर लिया है।
तो ये सही फ्रीक्वेंसी की लाइन कहाँ पर खत्म होती है और मतलब अनोइंग होना कहाँ से शुरू होता है? आपने विज्ञापन की दुनिया की सबसे क्लासिक बहसों में से एक को छेड़ दिया है। इसे कहते हैं इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी। इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी? जी। पुरानी मार्केटिंग थ्योरी कहती है कि किसी भी मैसेज को दिमाग में रजिस्टर होने के लिए कम से कम 3 बार दिखना जरूरी है। लेकिन आज के डिजिटल दुनिया में जहां लोगों का ध्यान बहुत कम है, कुछ प्लानर्स का मानना है कि अगर आप सही समय पर सही कॉन्टेक्स्ट में एक बार भी दिख जाएं तो वो ज्यादा असरदार हो सकता है। अच्छा। एक मीडिया प्लानर का असली काम यही है, ये तय करना कि हमारे गैलेक्सी रेडर्स ऐप के लिए वो जादुई नंबर क्या है। क्या हम 5 बार ऐड दिखाकर डाउनलोड करवा पाएंगे या 3 बार में ही काम हो जाएगा? ये फैसला ही एक प्लानर के अनुभव का असली टेस्ट है। ठीक है, तो हमें सही लोगों तक पहुंचना है और उन्हें एक तय संख्या में बार बार ऐड दिखाना है ताकि वो चिढ़े भी नहीं और ऐप को भूले भी नहीं। बिल्कुल। ये सुनने में ही बहुत खर्चीला लग रहा है। एक नई नवेली गेमिंग कंपनी के तौर पर हमारे पास तो बहुत सारा पैसा होगा नहीं, तो फिर हम ये सब करेंगे कैसे? यहीं पर बजट की बात आती होगी। बिल्कुल। और अब हम मीडिया प्लानिंग के कह सकते हैं दिल में पहुंच रहे हैं, बजट का सही इस्तेमाल करना। हाँ। एक मीडिया प्लानर का काम पैसा उड़ाना नहीं, बल्कि हर रुपए से ज्यादा फायदा निकालना है। हमारे पास गैलेक्सी रेडर्स के लिए एक सीमित बजट है। हमें उसी बजट के अंदर बेस्ट रीच और इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी का एक संतुलन बनाना है। यहीं पर मीडिया प्लानिंग का असली आर्ट और साइंस सामने आता है। और इस संतुलन बनता कैसे? मतलब एक प्लानर कैसे तय करता है कि पैसा कहाँ लगाया जाए? क्या वो सारा पैसा यूट्यूब पर लगा दे या उसे कहीं और भी डालना चाहिए? ये सीधे तौर पर अगले उद्देश्य से जुड़ा है, जो है सही मीडिया मिक्स का चयन करना। मीडिया मिक्स? मीडिया मिक्स का मतलब है अलग अलग माध्यमों का एक सही कॉकटेल तैयार करना, जैसे टीवी, रेडियो, अखबार, मैगजीन्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, स्ट्रीमिंग सर्विसेज। हर माध्यम की अपनी ताकत और अपनी कीमत होती है। सही है। टीवी की पहुंच बहुत ज्यादा है, लेकिन वो बहुत महंगा है। अखबार आज भी एक खास उम्र के लोगों तक पहुंचने के लिए असरदार है। तो हमारे गैलेक्सी रेडर्स ऐप के लिए इसका क्या मतलब हुआ? क्या टीवी और अखबार हमारे लिए मतलब पूरी तरह से बेकार हैं? शायद हाँ। हमारे सीमित बजट और युवा ऑडियंस को देखते हुए टीवी पर ऐड चलाना पैसे जलाने जैसा होगा। सही। इसे कहते हैं कारपेट बॉम्बिंग, यानी हर किसी पर बम गिराना, भले ही वो आपका दुश्मन हो या ना हो। इसके बजाय हम करेंगे शार्प शूटिंग। शार्प शूटिंग? अच्छा। हम अपना पैसा सिर्फ उन जगहों पर लगाएंगे जहां हमें पता है कि गेमर्स मिलते हैं। हम बड़े गेमिंग यूट्यूबर्स के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, ट्विच पे किसी पॉपुलर स्ट्रीमर के चैनल को स्पॉन्सर कर सकते हैं, या फिर उन मोबाइल गेम्स के अंदर अपना ऐड दिखा सकते हैं जो हमारी ऑडियंस पहले से खेल रही है। अरे वाह! ये एक ऐसा मीडिया मिक्स है जो महंगा नहीं है लेकिन बहुत असरदार है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जिसे हमारा ऐड दिख रहा है वो हमारा संभावित ग्राहक है। ये तो कमाल की बात है। मतलब स्मार्ट होना अमीर होने से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने अपने दर्शक चुन लिए, उन तक पहुंचने का तरीका यानी यूट्यूब, ट्विच वो भी चुन लिया और बजट को भी स्मार्ट तरीके से लगा दिया। सुनने में तो लगता है कि सारा काम हो गया। देखिए, मुझे लगता है कि ये सब बेमतलब है अगर हमें ये नहीं पता कि हम इस ऐड से हासिल क्या करना चाहते हैं, है ना? मतलब क्या हम सिर्फ लोगों को बताना चाहते हैं कि गैलेक्सी रेडर्स नाम का एक गेम आया है, या हम चाहते हैं कि वो उसे तुरंत डाउनलोड करें? एकदम सही पॉइंट। इसके बाद का लक्ष्य सीधे तौर पर हमारे बिजनेस के मकसद से जुड़ा है, यानी विज्ञापन के लक्ष्यों को हासिल करना। हर अभियान का एक खास मकसद होता है। जैसे हो सकता है हमारा पहला लक्ष्य सिर्फ जागरूकता यानी अवेयरनेस फैलाना हो, मतलब गेमर्स की दुनिया में ये खबर फैलाना कि गैलेक्सी रेडर्स लॉन्च हो गया है। ठीक है। या फिर हमारा लक्ष्य पर्सुएशन हो सकता है, यानी लोगों को यकीन दिलाना कि हमारा गेम दूसरे गेम से बेहतर क्यों है और उन्हें डाउनलोड करने के लिए मनाना। या अगर हमारा गेम 1 साल पुराना हो जाए तो हमारा लक्ष्य सिर्फ रिमाइंडर हो सकता है, पुराने प्लेयर्स को याद दिलाना कि वो गेम में वापस आएं। अच्छा। हमारा मीडिया मिक्स और हमारा मैसेज सब कुछ इसी लक्ष्य पर निर्भर करेगा। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी कुछ रणनीतियां होती होंगी? हाँ, 2 और रणनीतिक चीजें हैं जो बहुत मायने रखती हैं। पहली है विज्ञापनों के समय का फैसला। टाइमिंग। ये सिर्फ दिन का समय चुनना नहीं है, बल्कि साल का सही समय चुनना नहीं है।
हमारे गैलेक्सी रेडर्स के लिए सबसे अच्छा समय होगा गर्मियों की छुट्टियां या दिवाली वेकेशन, जब स्टूडेंट्स के पास खेलने के लिए खाली समय होता है। हाँ, ये तो है। हम वीकेंड्स पर अपना बजट बढ़ा सकते हैं और सोमवार मंगलवार को कम कर सकते हैं। सही समय पर दिखाया गया एड आधा काम तो वैसे ही कर देता है। और दूसरी रणनीति? दूसरी है मीडिया के प्रभाव को ज्यादा से ज्यादा करना, मतलब टू मैक्सिमाइज मीडिया इम्पैक्ट। ओके। ये पक्का करना कि एड सिर्फ दिखे ही नहीं, बल्कि ऐसी जगह दिखे जहां उस पर लोगों का ध्यान जाए। जैसे YouTube पर एक 5 सेकंड का स्किप न किया जा सकने वाला एड वीडियो शुरू होने से ठीक पहले किसी वीडियो के बीच में आने वाले एड से ज्यादा असरदार हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। ट्विच पर स्ट्रीमर के लाइव गेम प्ले के दौरान स्क्रीन पर दिखने वाला बैनर चैट में डाले गए लिंक से ज्यादा प्रभावी हो सकता है। मुझे एक फूड डिलीवरी ऐप का अभियान याद है जहां सब कुछ सही था, टारगेट ऑडियंस, मीडिया मिक्स, बजट, लेकिन उन्होंने एड का समय गलत चुना। अच्छा, क्या हुआ था? वो अपना लंच का एड शाम 5 बजे दिखा रहे थे, जब लोग दफ्तर से निकल रहे होते थे, न कि लंच का सोच रहे होते थे। एक छोटी सी गलती ने पूरे अभियान का असर आधा कर दिया। ये तो बहुत गहरी बात है, लेकिन एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। ऐप स्टोर पर तो हजारों एक्शन गेम्स हैं, हम अकेले नहीं हैं। नहीं है। हमारे जैसे दूसरे गेम्स भी तो विज्ञापन कर रहे होंगे। क्या मीडिया प्लानिंग इसमें भी हमारी कोई मदद करती है? बिल्कुल, और यही हमारा आखिरी और बहुत जरूरी उद्देश्य है, मुकाबले में टिके रहना, टू कम्पीट इफेक्टिवली। एक मीडिया प्लानर को हमेशा इस बात पर नजर रखनी होती है कि हमारे प्रतियोगी कहाँ और कितना विज्ञापन कर रहे हैं। मान लीजिए गैलेक्सी रेडर्स का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर स्टार वॉरियर्स है और वो एक बड़े यूट्यूबर को स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो हम उससे भी बड़े यूट्यूबर के पास जाएं, या फिर हम 10 छोटे छोटे यूट्यूबर्स के साथ काम करें जो मिलकर उससे ज्यादा पहुंच दे सकें। आप कह रही हैं कि कंपटीशन को देखकर अपनी रणनीति बनानी चाहिए, लेकिन क्या इससे मार्केट में कुछ नया नहीं हो पाता? अगर हर कोई दूसरे को ही कॉपी करता रहेगा तो क्या सब एक ही तरह के विज्ञापन नहीं बनाने लगेंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर शेयर ऑफ वॉइस बनाम शेयर ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट आता है। शेयर ऑफ वॉइस बनाम शेयर ऑफ माइंड? हाँ, शेयर ऑफ वॉइस का मतलब है कि विज्ञापनों की दुनिया में आपकी आवाज कितनी बुलंद है, यानी आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। एक स्टार्टअप के तौर पर हम बड़े खिलाड़ियों से पैसे के मामले में कभी नहीं जीत सकते। सही बात है। इसलिए हमारा लक्ष्य शेयर ऑफ वॉइस जीतना नहीं, बल्कि शेयर ऑफ माइंड जीतना है। हम सबसे ज्यादा दिखने वाला गेम नहीं बन सकते, लेकिन हम सबसे कूल या सबसे चैलेंजिंग गेम बन सकते हैं। अच्छा। हम ऐसी जगहों पर दिख सकते हैं जहां बड़े ब्रांड्स ध्यान नहीं देते। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो चौंकाने वाला हो। तो हाँ, हम कंपटीशन पर नजर रखते हैं, लेकिन उन्हें कॉपी करने के लिए नहीं, बल्कि उनसे अलग और स्मार्ट रास्ता खोजने के लिए। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि मीडिया प्लानिंग सिर्फ विज्ञापन स्लॉट बुक करना या रेट कार्ड देखना नहीं है। ये तो एक गहरी रणनीतिक शतरंज की बिसात है। हाँ, इसमें डेटा है, मनोविज्ञान है, बाजार की समझ है, और सबसे बढ़कर क्रिएटिविटी है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये विश्लेषण और रचनात्मकता का एक संतुलन है। ये सभी उद्देश्य, सही ऑडियंस, सही रीच, फ्रीक्वेंसी, ऑप्टिमाइज्ड बजट, स्मार्ट मीडिया मिक्स, क्लियर लक्ष्य, सही टाइमिंग, मैक्सिमम इम्पैक्ट और कंपटीशन को मात देना, ये सब मिलकर एक चेन की तरह काम करते हैं। अगर एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरा अभियान बिखर सकता है। तो मतलब ये सही दर्शकों को पहचानने, उन तक सही माध्यम और सही फ्रीक्वेंसी के साथ पहुंचने, और इस सब कुछ एक तय बजट के अंदर करने का विज्ञान और कला दोनों है। बिल्कुल। एक तरफ आपके पास डेटा है और दूसरी तरफ ये सोचने की कला कि इस डेटा का सबसे स्मार्ट इस्तेमाल कैसे किया जाए। हाँ, इसका हर कदम ये पक्का करने के लिए है कि ब्रांड का संदेश न केवल सुना या देखा जाए, बल्कि उसे याद भी रखा जाए, और वो अंत में व्यापार के बड़े लक्ष्यों में मदद करे, जैसे कि हमारे गैलेक्सी रेडर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड्स लाना। सही। ये वो अदृश्य शक्ति है जो एक अच्छे ऐड को एक सफल ऐड बनाती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ते हैं। हमने इस चर्चा में शार्प शूटिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बहुत बात की। लेकिन ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। आज की दुनिया में जहां हर ब्रांड डिजिटल पर शोर मचा रहा है, जहां हर किसी का फोन विज्ञापनों से भरा पड़ा है, क्या टीवी या रेडियो जैसे किसी पुराने माध्यम पर एक साहसिक वापसी करना ही सबसे अनोखी रणनीति हो सकती है? बहुत दिलचस्प सवाल है।
एक मीडिया प्लानर ये कैसे तय करता होगा कि कब रेट्रो होना ही असल में क्रांतिकारी होना है?